नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर चल रहा है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सुबह वाला जो लेक्चर रहता है वह डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का रहता है और शाम वाला जो लेक्चर रहता है वह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहता है। तो चलिए, अब सुबह है तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के करंट की बात होगी। तो इसमें क्या क्या बातें होंगी? इसमें हमारी बातें होंगी केंद्रीय बजट 2020-21 को लेकर के, आर्थिक समीक्षा 2019 को लेकर के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें देखिए, हिंदी का लेक्चर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है और यह जो है आपके परीक्षाओं में 60 नंबर या 60 क्वेश्चनों का योगदान करेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, हमारे लेक्चर्स लगातार आपके लिए मिल रहे हैं और वह अब ख़त्म होने वाले हैं। जिन लोगों का लेक्चर छूटा हुआ है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है आपके पास उन लेक्चर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। कहाँ से? केंद्रीय बजट 2020-21 से। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना नहीं भूलिएगा। और लाइक थोड़े कम आ रहे हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग लगातार बने हुए हैं, लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है। चलिए बात करते हैं केंद्रीय बजट 2020-21 की। तो शुरुआत हम थोड़ा नीचे से करते हैं। नीचे से इसलिए क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए कि रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ से। तो देखिए, रुपया आता कहाँ से इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद जाने की बात करेंगे रुपए की। तो देखिए, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है उसके बारे में बात करेंगे और उसका क्रम क्या है यह भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा रुपया आता है उधार एवं अन्य देयताएँ से। ठीक है, यहाँ देव नहीं है, यह रहेगा, वह की जगह यह रहेगा। थोड़ा हिंदी भी सुधारते चलिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया इनसे। तो देखिए, उधार एवं अन्य देयताओं से जो है 20% का योगदान आता है हमारे रुपए में। ठीक है, इसके साथ यह पहले क्रम पर आता है। उसके बाद योगदान है माल और सेवा कर और साथ ही साथ कारपोरेट टैक्स। दोनों का कुल योगदान 18% का है और दोनों संयुक्त रूप से आते हैं दूसरे नंबर पर। फिर योगदान है 17% के साथ इनकम टैक्स या आयकर का, जिसका क्रम है तीसरा। और उसके बाद योगदान आता है कर भिन्न राजस्व का, जिसका कुल योगदान है 10% का और इसका योगदान है इसका स्थान है चौथे नंबर का। ठीक है, देखिए चौथे नंबर के बाद बात आती है केंद्रीय उत्पाद शुल्कों की, यानी कि कर भिन्न राजस्व के बाद स्थान आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्कों का, जिनसे कुल आमदनी होती है कुल रुपए का 7% की। ठीक है, यह जो है 5वें नंबर पर आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, क्रम भी देखिए पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा आप लोग। और 7% की बात हो गई तो जाहिर सी बात है अब 6% पर चलेंगे। तो ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 6% की प्राप्ति होती है कुल रुपए का और यह आता है 6वें स्थान पर। और इसके बाद होता है आमदनी सीमा शुल्क से। ठीक है, सीमा शुल्क से कुल मिलाकर के 4% की इनकम होती है और यह आता है 7वें नंबर पर। ठीक, फिर से सबके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे अधिक आमदनी होती है रुपए की 20% की उधार एवं अन्य देवताओं के माध्यम से। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर माल और सेवा कर आते हैं, जिनका कुल योगदान है 18% का। तीसरे नंबर पर आयकर आता है, जिसका कुल योगदान है 17% का। चौथे नंबर पर कर भिन्न राजस्व आता है, जिसका योगदान है 10% का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5वें नंबर पर आता है, जिसका कुल योगदान है 7% का। और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ जो हैं 6वें नंबर पर आती हैं, जिनका कुल योगदान है 6% का। और इसके अलावा सबसे अंत में आता है सीमा शुल्क, जिसका योगदान है 4% का और यह जो है 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रुपया जाता कहाँ पर है। तो देखिए, सर्वाधिक रुपया खर्च होता है करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी पर, जो कि कुल रुपए का 20% खर्च होता है। उसके बाद जो है खर्च होता है ब्याज भुगतान पर, जो इसका कि कुल योगदान है रुपए के खर्च होने में 18% का और यह जो है दूसरे नंबर पर आता है हमारी लिस्ट में। फिर स्थान आता है अन्य व्यय और वित्त आयोग, अन्य व्यय नहीं आएगा। उसके बाद आएगा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का योगदान। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का योगदान ज़्यादा है ना, 13%। ठीक, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों पर सर्वाधिक रुपया खर्च होता है कितना? तो कुल रुपए का 13% खर्च होता है केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों पर और यह स्थान आता है इसका तीसरे नंबर पर। ठीक है, फिर जो है खर्च होता है रुपया वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण तथा अन्य व्ययों पर, और जिनका कुल योगदान है रुपए के खर्च होने में 10% का और यह क्रम में आते हैं चौथे नंबर पर। ठीक है, और फिर जब 10% की बात हो गई तो जाहिर सी बात है अब 10 के नीचे चलेंगे, तो 10 के नीचे योगदान आता है 9 का। ठीक है, तो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों पर तो 13%, लेकिन केंद्र प्रायोजित स्कीमों पर 9% खर्च होता है और इसका कुल योगदान है और इसका नंबर है 5वां। और उसके बाद जो है रक्षा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च होता है, जिसका कुल योगदान है 8% का रुपए के खर्च होने पर और नंबर है इसका क्रम संख्या है 6वां। और उसके बाद 7वें नंबर पर पेंशन और सब्सिडियां संयुक्त रूप से आती हैं और इनका रुपए के खर्च होने में योगदान है 6% का। सब आप जोड़ लीजिए, 100% हो जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं? चलिए, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मत परेशान हुआ करिए। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। तो करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है 20% का।
ठीक है, और यह पहले नंबर पर आता है। उसके बाद खर्च किया जाता है यानी कि दूसरे नंबर पर ब्याज और ब्याज भुगतान पर खर्च किया जाता है 18%। उसके बाद खर्च किया जाता है तीसरे नंबर पर केंद्र क्षेत्र की स्कीमों पर 13%, तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद खर्च किया जाता है वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण और अन्य व्ययों पर, और कुल मिलाकर के यह रुपए के खर्च में 10% खर्च किया जाता है, जितना भी खर्च होता है उनका, और यह आता है चौथे नंबर पर। और उसके बाद जो है केंद्र प्रायोजित स्कीमों पर कुल रुपए का 9% खर्च किया जाता है, और यह आता है 5वें नंबर पर खर्च के मामले में। उसके बाद रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाता है, जो कि कुल रुपए का खर्च किया जाता है कितना, कुल रुपए जितने खर्च होते हैं उसका जो है 8% खर्च किया जाता है रक्षा क्षेत्र पर, और यह आता है 6वें नंबर पर। और सबसे अंत में पेंशन और सब्सिडियों पर खर्च किया जाता है, जो कि आता है 7%, और इसका रुपए के कुल खर्च में योगदान है 6% का। ठीक है, यह सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हैं, सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, भूल जाए तो फिर से पढ़िए, भूल जाए तो फिर से पढ़िए। ठीक है, देखिए 3 बार पढ़ा करिए किसी भी चीज़ को। लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, ठीक, बुक से देखिए, लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, फिर बुक से देखिए, या तो लेक्चर्स को अटेंड करिए, बुक को पढ़िए, लेक्चर्स को अटेंड करिए। 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, जो आप अच्छे से कर सकें, उसे जो है फॉलो करिए। आपके लिए देखिए कुछ भी और कभी भी नहीं भूलेगा। 3 बार विद इन टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर 6 से 7 लेक्चर में हम जो है अपना पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स का। और हिंदी वाला तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 लेक्चरों में ही कवर होने वाला है, वो मैडम चला रही हैं आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए समावेशी विकास की बात की गई यहाँ पर, अभी ऊपर बात करेंगे, निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, समावेशी विकास की बात की गई तो देखिए बजट में कुछ मुख्य बातें कही गई समावेशी विकास को लेकर के। क्या, सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास। ठीक, इससे प्रेरित होगी आपकी गवर्नेंस। और इसमें बात की गई है निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और जल की, स्वच्छ ऊर्जा जिसमें कि उज्ज्वला और सौर ऊर्जा की बात की गई है। स्वास्थ्य देखभाल में आयुष्मान भारत की बात करता है बजट 2020-21। वित्तीय समावेशन, क्रेडिट सहायता और पेंशन की बात की जाती है इसके द्वारा, और किफ़ायती आवासन और साथ ही साथ डिजिटल अभिगम्यता की भी बात की जाती है। ठीक, अभिगम्यता का क्या अर्थ होता है, हिंदी का लेक्चर कर रहे हैं आप लोग तो पता होना चाहिए। देखिए अब बात कर लेते हैं 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार के व्ययों के बजट अनुमान के बारे में। ठीक है, जो बजट अनुमान 2020-21 का केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कि कहाँ कहाँ खर्च होंगे। ठीक है, देखिए यह सभी आंकड़े जो है वह करोड़ रुपए में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि करोड़ में बात की जा रही है। छोटी मोटी बातें हम लोग करते भी तो नहीं है कि नहीं, करोड़ों की बात की जाती है। चलिए सबसे ज़्यादा देखिए पेंशन की बात की गई तो पेंशन में 2,10,682 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। रक्षा क्षेत्र में 3,23,000 और 53 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है, बजट अनुमान लगाया गया है इस बार का। सब्सिडियों पर खर्च किया जाएगा 2,27,794 करोड़ रुपए, और कृषि एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों पर 1,54,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र पर 27,227 रुपये, शिक्षा पर 99,312 रुपये, ऊर्जा क्षेत्र पर 42,725 करोड़ रुपये, वित्त पर 41,829 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र पर 67,484 करोड़ रुपये। याद रखिएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, और रक्षा वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सब्सिडी और पेंशन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ब्याज भुगतान पर खर्च किया जाना है 7,08,203 करोड़ रुपए, और परिवहन पर कुल खर्च किया जाएगा 1,69,657 रुपये, 637 करोड़ रुपए, और शहरी विकास पर 50,040 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक किस प्रकार से हो गया, सर्वाधिक आपको वहीं से याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। ब्याज भुगतान पर ज़्यादा खर्च होगा, उधार एवं अन्य देयताएँ जो होती हैं उन पर ज़्यादा खर्च होगा। उसके बाद माल एवं सेवा कर और निगम कर पर खर्च होगा, जो रुपया आता है वहाँ से बात की गई थी ना। ठीक है, फिर भी यहाँ से अगर देखना चाहे तो देखिए ब्याज भुगतान पर सबसे ज़्यादा 7,08,203 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद रक्षा क्षेत्र का स्थान आता है 3,23,053 करोड़ रुपये। उसके बाद सब्सिडी पर खर्च आता है 2,27,794 करोड़ रुपये। फिर आता है पेंशन का स्थान 2,10,682 करोड़ रुपये। क्रम मिला लीजिए तो पहले नंबर पर ब्याज आता है, दूसरे नंबर पर रक्षा क्षेत्र आता है, तीसरे नंबर पर पेंशन आता है, और चौथे नंबर पर सब्सिडी। ठीक है, तीसरे नंबर पर सब्सिडी आती है और चौथे नंबर पर पेंशन आता है। ठीक है, 2,27,000 है ना पेंशन के लिए। उसके बाद कृषि एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों का नंबर आता है, जो कि है कृषि एवं नहीं, परिवहन का खर्च आता है। ठीक, परिवहन का खर्च आता है और यह है 5वें स्थान पर। और उसके बाद स्थान आता है कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों पर, जिन पर कुल खर्च हो रहा है 1,54,775 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए शिक्षा वाला याद करिए आप लोग। ठीक, स्वास्थ्य का याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
कोविड 19 के चक्कर में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी बातें की गई हैं और इसके लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और, एक सेकंड सब हटाता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा ऐसे। तो देखिए शिक्षा कहाँ गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, पेंशन और सब्सिडी पर मदों पर जो खर्च हो रहा है इनको आप याद कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों पर जितना खर्च हो रहा है याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्राप्तियां एवं व्ययों की 2018-19 से लेकर के 2020-21 तक की। तो देखिए ब अ का अर्थ है बजट अनुमान, स अ का अर्थ है संशोधित बजट अनुमान और ब अ का अर्थ है फिर से वही बजट अनुमान। ठीक है, तो देखिए कुल राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में वास्तविक रूप से हुई थी 15,52,916 करोड़ रुपए की और 2019-20 के बजट अनुमान में लगाया गया था 19,62,761 करोड़ रुपए का। जबकि संशोधित अनुमान, देखिए संशोधित अनुमान और ये अनुमान याद रख लीजिए, जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2020-21 के बजट अनुमान में लगाया गया कि कुल राजस्व प्राप्तियां जो होंगी वह 20,20,926 करोड़ रुपए की होंगी। ठीक है, पूंजी प्राप्तियां देखिए 2018-19 के बजट में प्राप्त हुई 7,62,197 करोड़ रुपए वास्तविक रूप में। 2019-20 के बजट में यह अनुमान लगाया गया था कि जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी वह 8,23,588 करोड़ रुपए की होंगी। लेकिन बाद में संशोधित अनुमान में यह अनुमान लगाया गया कि 2019-20 के ही बजट में कि जो पूंजी प्राप्तियां होंगी वे 8,48,451 करोड़ रुपए यानी कि बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्तियों की प्राप्ति का अनुमान बढ़ गया 8,48,451 करोड़ रुपए का। वहीं 2020-21 में ऐसा अनुमान लगाया गया कि पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी वह 10,21,304 करोड़ रुपए की होंगी। ठीक है, कुल प्राप्तियां देखिए, कुल प्राप्तियां कितनी होंगी, 15, 7, 23 होता है ना, 7, 5, 12 और इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुल प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया गया है वह 2018-19 में वास्तविक रूप में प्राप्तियां हुई थी 23,15,113 करोड़ रुपए की। जबकि 2019-20 के बजट में यह अनुमान लगाया गया था कि जो पूंजीगत कुल प्राप्तियां होंगी वे 27,86,349 करोड़ रुपए की होंगी। लेकिन बाद में घट करके यह कितनी हो गई, 26,98,552 करोड़ रुपए 2019-20 के संशोधित अनुमान में। ठीक है, नेक्स्ट 2020 और 21 के बजट में कितना अनुमान लगाया गया कि कितनी प्राप्तियां होंगी कुल, तो यह प्राप्तियां होंगी 30,42,230 करोड़ रुपए। ऊपर के दोनों को याद कर लीजिए, नीचे वाला आप लोग प्लस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुल व्यय की बात करते हैं, प्राप्तियों की बात हो गई, चलिए अब कुल व्यय की बात करते हैं। तो देखिए कुल व्यय अनुमानित किया गया है 23,15,113 करोड़ रुपए वास्तविक रूप में हुआ था 2018-19 में। देखिए यह टोटल जो है वही है सबका, देखिए 27,86,349 करोड़ रुपए ऐसा बजट अनुमान 2019-20 में लगाया गया था। तो 27,86,349 करोड़ रुपए के कुल व्यय हो गए। ठीक है, ऐसा बजट अनुमान लगाया गया था। वहीं 26,98,000 सेम है, जितनी कुल प्राप्तियां हैं उतना कुल व्यय है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ऊपर या दोनों किसी भी एक आंकड़े को याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए राजस्व प्रभावी घाटा कितना हुआ 2018-19 में वास्तविक रूप से, तो यह हुआ 4,54,483 करोड़ रुपए का। जबकि राजस्व प्रभावी घाटा 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि वह जो है 4,85,019 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन बाद में 2019-20 के संशोधित बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि संशोधित अनुमान में ऐसा आकलित किया गया कि अब जो है 4,99,544 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावी घाटा होगा। जबकि 2020-21 के लिए यह जो है 6,09,219 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया कि इतना प्रभावी घाटा हो सकता है। ठीक है, लक्ष्य नहीं, इतना प्रभावी घाटा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है 2020-21 के बजट में। नेक्स्ट राजस्व घाटा कितना होगा, तो राजस्व घाटा इनको मत याद रखिए, राजस्व घाटा सिंपल 2020-21 के बजट अनुमानों का याद रखिए 4,02,719 करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा कितना होगा 2020-21 के बजट में, तो यह होगा 7,96,337 करोड़ रुपए का। वहीं प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया, तो यह होगा 88,134 करोड़ रुपए का। ठीक है, थोड़ा डाटा कठिन है लेकिन याद रखना भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए घाटे की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। ठीक, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला भले आए न आए लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए अनिवार्य रूप से बनता है प्रत्येक परीक्षा के लिए, जो आगामी 3 परीक्षाएँ आईएएस की, पीसीएस की, आरओ एआरओ की। ठीक है, वैसे बात मुझे आरओ एआरओ से शुरू करके आईएएस पीसीएस तक चलना था, लेकिन बड़े से छोटे के क्रम में आना ज़्यादा उचित है कि नहीं। चलिए देखिए राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए 2018-19 में राजकोषीय घाटा जो है वास्तविक रूप में 3.4% का हुआ था। 2019-20 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि राजकोषीय घाटा जो है वह जीडीपी का 3.3% होगा।
लेकिन 2019-20 के संशोधित अनुमान में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो राजकोषीय घाटा है वह जीडीपी का कुल 3.8% होगा, और 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि राजकोषीय घाटा जो है वह कुल बजट का कुल जीडीपी का 3.5% तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्व घाटे की बात करते हैं। तो देखिए राजस्व घाटा 2018-19 में वास्तविक रूप से रहा 2.4%। ठीक है, देखिए ऐसे देखिए पहले राजकोषीय घाटा 2018-19 में कम हो रहा था। ठीक, स्टेटमेंट भी जानते चलिए, 2018-19 में राजकोषीय घाटा कम हो रहा था। ठीक, 3.4 से 3.3% का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यह बढ़ करके हो गया 3.8%। बाद में फिर से यह कम होने का अनुमान लगाया गया 3.35%। वैसे सारफेसी एक्ट के तहत कितना अनुमान लगाया गया है? FRBM एक्ट के तहत, ठीक, सारफेसी नहीं FRBM, यह लगाया गया है 3.3% का। ठीक है, चलिए देखिए राजस्व घाटा जो है वह 2.4% है जीडीपी का 2018-19 में वास्तविक रूप में। 2019-20 के बजट अनुमान में ऐसा अनुमान किया गया था कि जो राजस्व घाटा है वह 2.3% होगा, लेकिन संशोधित अनुमान 2019-20 के अनुसार यह 2.4% हो गया। और 2020-21 के बजट अनुमान में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यह जो है राजस्व घाटा जो है वह 2.7% तक हो सकता है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटे की बात करते हैं। तो देखिए प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 में वास्तविक रूप में 1.4% रहा। 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया कि यह 1.3% होगा कुल जीडीपी का, और संशोधित अनुमान 2020-21 में यह उम्मीद की गई कि यह जो है यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा वह कुल जीडीपी का 1.5% होगा। लेकिन और साथ ही साथ जो है 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है वह 1.8% होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट की बात कर लेते हैं प्राथमिक घाटे के बारे में। देखिए प्राथमिक घाटा जो है 2018-19 में वास्तविक रूप में 0.4% रहा, लेकिन 2019-20 में ऐसा बजट अनुमान लगाया गया कि प्राथमिक घाटा घट करके 2.2% हो जाएगा जीडीपी का, लेकिन यह संशोधित अनुमान में बदल दिया गया, और संशोधित अनुमान 2019-20 के अनुसार जो प्राथमिक घाटा है वह जीडीपी के 0.7% तक हो गया। और वर्तमान 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो प्राथमिक घाटा है वह कुल जीडीपी का 0.4% होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग आयकर की दरों के बारे में। देखिए आयकर की दरें 0 से जो बदलाव किया गया वर्तमान दरों का, तो देखिए 0 से लेकर के 2.5 लाख तक छूट दी हुई है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है वर्तमान दर 5% है, और नई दर में भी 5% इनकम टैक्स की रेट लगाई गई। वहीं 5 से लेकर के 7.5 लाख तक 20%, और नई दर है वह 10%। पहले वर्तमान दर जो चल रही है वह 20% की दर चल रही है, और जो नई दर आई है वह 10% की आई है। ठीक है, वहीं 7.5 से लेकर के 2.5 लाख, पहले 5-5 लाख बढ़ता था, अब 2.5 लाख बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 7.5 से लेकर के 2.5 लाख तक जो है वर्तमान दर 20% की है, जो कि नई दरों में बदल करके 15% हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट 10 से लेकर के 12.5 लाख तक की आय वाले जो हैं वे, उनके लिए वर्तमान दरें पहले 30% थी, लेकिन अब नई दरें जो है वह बढ़ करके 20%, घट करके 20% हो गई। बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 12.5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की इनकम वाले लोगों की। तो 12.5 से 15 लाख तक जिनकी इनकम है उनकी वर्तमान दरें 30% तक की हैं, जो कि नई दरों में घट करके 25% की हो गई हैं। और सबसे अंत में 15 लाख से ऊपर तक की बात करते हैं, तो जो लोग 15 लाख से ऊपर तक की इनकम प्राप्त करते हैं उनके लिए वर्तमान और नई दरें दोनों सेम है 30% की। ठीक है, देखिए यह वर्तमान और नई दरों के लिए सरकार द्वारा विकल्प दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या तो इसमें जा सकता है, या तो इसमें रह सकता है, या तो इसमें स्विच कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में क्यों ऐसा है यह हम मेंस डिस्कशन में करेंगे, आराम से निश्चिंत रहिए। ठीक है, वर्तमान और नई दरों के बीच विकल्प है आपके पास कि आप स्विच कर सकते हैं, आपके घर वाले स्विच कर सकते हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेलवे बजट की। तो रेलवे में देखिए परिचालन अनुपात कितने प्रतिशत का है। तो 2020-21 के बजट अनुमान में लगाया गया कि रेलवे के परिचालन में जो है कुल जो है 96.2% खर्च होता है, जबकि 2019-20 के संशोधित अनुमान में यह 97.4% तक था। 2019-20 के बजट अनुमान में बजट में अनुमान किया गया था यह 95% तक होगा, और 2018-19 में वास्तविक रूप में यह 97.3% रहा रेलवे के परिचालन का अनुपात। ठीक है, इसमें 2020-21 का आप याद कर लीजिए 96.2% अनुमानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सेस पूंजी कितने करोड़ रुपए की है। तो 6,500 करोड़ रुपए की है। सब 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया। ठीक है, सकल यातायात प्राप्तियां। तो देखिए रेलवे को जो है सकल यातायात प्राप्तियां जो हैं वह 2,00,000
25,613 करोड़ रुपए की होती हैं, और जबकि कुल परिचालन खर्च रेलवे का कितना है तो 2,16,713 करोड़ रुपए का। ठीक, बस यही याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, रेलवे की आय के बारे में बात की जा रही है तो यात्री और किराए से रेलवे को कितना आय प्राप्त होता है, तो यात्रियों से रेलवे को 61,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जबकि किराए से जो है 1,47,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बजट सार में यहाँ हमने बात कर ली थी, आता कहाँ से है जाता कहाँ से है। ठीक है, इस वाले पेज में देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, आप लोग यह वाला पॉइंट याद कर लीजिए, इसमें याद कर लीजिए, यह याद कर लीजिए, यह याद कर लीजिए, कुल मिलाकर रेलवे छोड़ करके आप कुछ सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक है, रेलवे पे एक बार नज़र मार लीजिए बस। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख मंत्रालयों के बजट प्रावधानों की बात की जा रही है तो चलिए जान लेते हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पर कितना खर्च किया जाना है, तो यह आवंटित हुआ है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 50,040 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर तो 67,112 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आवंटित किया गया। रेलवे को कितना आवंटित किया गया, तो रेलवे को जो है वह 72,216 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को जो है 91,823 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 99,312 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि शिक्षा पर भी सेम खर्च है। ठीक, 99,312 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,22,398 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और नेक्स्ट, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को जो है 1,24,535 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को जो है 1,42,726 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय को जो है 1,67,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रक्षा मंत्रालय को जो है 4,71,378 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए इसमें बताता हूँ, रक्षा मंत्रालय आप याद कर लीजिए, कृषि एवं किसान मंत्रालय याद कर लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय याद कर लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय याद कर लीजिए और रेल मंत्रालय याद कर लीजिए। ठीक है, यह चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपको याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है प्राप्तियों के बारे में बात की गई है पॉइंट वाइज। ठीक, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम पूरा इसके पहले जो प्राप्तियाँ और व्ययों के बारे में बात किए थे वे जो है पूरी डिटेलिंग के साथ बात किए, थोड़ी शॉर्ट में बात किए थे, यहाँ पर डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है, कहाँ से और कितनी कितनी प्राप्तियाँ होंगी, राजस्व में प्राप्तियाँ होंगी, यह तो हमने देख लिया कि राजस्व में कुल प्राप्तियाँ होंगी जो अनुमान लिया गया है वह 24,23,020 करोड़ रुपए का प्राप्तियाँ होंगी। लेकिन कहाँ से और कैसे और किस प्रकार से प्राप्तियाँ होंगी यह देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए देखिए, सर्वाधिक प्राप्तियाँ जो होंगी वह निगम कर से होंगी। क्या, देखिए पानी पी लो। चलिए बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक जो प्राप्तियां हैं वे कहाँ से होंगी, सर्वाधिक प्राप्तियां होंगी आपकी केंद्रीय जीएसटी से। ठीक है, या जीएसटी से 6,90,500 करोड़ रुपए की। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्थान आता है निगम कर का। ठीक है, यह सभी राजस्व कर के अंदर आते हैं, सकल कर राजस्व के अंदर। ठीक है, तो निगम कर पर उसके बाद आए होगी दूसरे नंबर पर बजट अनुमान 2020-21 की बात कर रहा हूँ। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए बजट अनुमान 2020-21 में दूसरे नंबर पर प्राप्तियाँ होंगी 6,81,000 की दूसरे नंबर पर निगम कर से। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्राप्ति होगी आयकर से 6,38,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, पहले नंबर पर जीएसटी 6,90,000 करोड़ रुपए, 6,90,500 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर निगम करेगा कॉर्पोरेट टैक्स 6,81,000 और तीसरे नंबर पर जो है आयकर आएगा 6,38,000 के साथ। ठीक है, वहीं चौथे नंबर पर आएगा आपका, बताइए क्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2,67,000। यहाँ पर देखिए यह आएगा आपका चौथे नंबर पर। और पाँचवें नंबर पर आ जाएगा सीमा शुल्क जो कि है कुल आय जिससे होगी 1,38,000 की। ऐसा 2020-21 के बजट में अनुमान लगाया गया। ठीक, वास्तविक रूप से 2018-19 में इसमें कितना प्राप्त हुआ था यह भी जान लीजिए। तो देखिए 2000 कुल कितना कर राजस्व प्राप्त हो रहा है, सकल कर राजस्व, तो यह है 2,42,000, 24,23,020 का। ठीक, देखिए सॉरी, और बाद में इन सबको अलग अलग बताया गया। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए वास्तविक रूप से जान लेते हैं। तो वास्तविक रूप में निगम कर प्राप्त हुआ था 6,63,572 करोड़ रुपए का 2018-19 में। ठीक है, आयकर से प्राप्त हुआ था 4,73,003 करोड़ रुपए की। ठीक है, वहीं
सीमा शुल्क से प्राप्त होता है 1,17,813 करोड़ रुपए का, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 2,31,982 करोड़ रुपए का, और जीएसटी में जीएसटी से प्राप्त होता है 5,81,560 करोड़ रुपए का। ठीक है, देखिए आपको बता दूं जो क्रम यहाँ पर रहेगा वही क्रम सब जगह है। ठीक है, यानी कि सब सर्वाधिक आय आपको सर्वाधिक आय जीएसटी से प्राप्त हो रही है, उसके बाद दूसरे नंबर पर निगम कर से, तीसरे नंबर पर आय कर से, चौथे नंबर पर प्राप्त हो रही है चौथे नंबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त हो रही है, और पाँचवें नंबर पर प्राप्त हो रही है सीमा शुल्क से। तो यह सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए, बस कौन सा किस क्रम में आ रहा है। ठीक है, जीएसटी और कॉर्पोरेट के मामले में आप जो है नंबर भी याद करेंगे। ठीक, जीएसटी और कॉर्पोरेट के मामले में आपको नंबर भी याद करना है। 6,90,500 करोड़ रुपए और निगम कर 6,81,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए आगे बात की जाती कुल राजस्व प्राप्तियां की। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां कुल जानने से पहले राजस्व प्राप्तियां कितनी है, केंद्र का निवल कर राजस्व कितना है। तो देखिए केंद्र का निवल कर राजस्व जो है बजट अनुमान 2021 में लगाया गया है 16,35,909 करोड़ रुपए का, जिसमें कि कर भिन्न राजस्व है 3,85,017 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिए। उसके अलावा वास्तविक रूप में कितना मिल रहा है 2018-19 में, तो वास्तविक रूप में 2018-19 में केंद्र का निवल कर राजस्व था 13,17,211 करोड़ रुपए का। वहीं कर भिन्न राजस्व कितना था, तो यह था आपका 23,057 करोड़ रुपए का। नहीं देखिए यह 23,000 नहीं है, यह 2,35,704 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए कर भिन्न राजस्व जो है वह 2,35,704 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। ठीक है, और केंद्र का निवल कर राजस्व प्राप्त हुआ 13,17,211 करोड़ रुपए का 2018-19 के वास्तविक रूप में बता रहा हूँ यह दोनों डाटा। ठीक, वहीं 2020-21 के बजट में अनुमान लगाया गया कि केंद्र का निवल कर राजस्व होगा 16,35,909 करोड़ रुपए का, और केंद्र को जो है कर भिन्न राजस्व प्राप्त होगा 3,85,017 करोड़ रुपए का। ठीक है, दोनों डाटा आपको याद रखना है, अनिवार्य है। देखिए कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी, तो कुल राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं 2018-19 में वास्तविक रूप से प्राप्त हुई थी 15,52,916 करोड़ रुपए की। 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि यह प्राप्त होंगी 19,62,761 करोड़ रुपए की, जबकि 2019-20 के संशोधित अनुमान में इसे चेंज करते हुए कर दिया गया 18,50,101 करोड़ रुपए की। वहीं 2020-21 के बजट में अनुमान लगाया गया कि जो कुल राजस्व प्राप्तियां होंगी वह जो है 20,20,926 करोड़ रुपए की होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की या पूंजी प्राप्तियों की। तो पूंजी प्राप्तियों में ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां कितनी प्राप्त हुई थी 2018-19 में वास्तविक रूप से, तो यह प्राप्त हुई थी 1,12,779 करोड़ रुपए की। ठीक है, और नेक्स्ट 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था जो ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां होंगी वह कुल होंगी 1,19,828 करोड़ रुपए की, जबकि 2019-20 में इसे दोबारा से संशोधित करके कर दिया गया 81,605 करोड़ रुपए की। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, तो आपको याद रखना है इन दोनों डाटा को। यानी कि 2019-20 के बजट में कितना अनुमान लगाया गया था 1,19,828 करोड़ रुपए की, और जब गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई कितनी, लगभग आधी की मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यह होकर के संशोधित रूप से कर दिया गया 2019-20 में 81,605 करोड़ रुपए का। ठीक, नेक्स्ट देखिए तो 2020-21 में कितना अनुमान लगाया गया है बजट में, कितने पूंजीगत ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां प्राप्त होंगी, तो यह होंगी 2,24,967 करोड़ रुपए, ऐसा अनुमान लगाया गया 2020-21 के बजट में। ठीक, चलिए इसी के साथ हमारा बजट का टॉपिक खत्म होता है और हम चलते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 की तरफ। देखिए आर्थिक समीक्षा के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है और सबको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हुए चल देंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले शब्दों को समझिए। तो जो अ न है वह अंतिम अनुमान है, प्रथम अ अनु है क्या है प्रथम अग्रिम अनुमान, और हैज का मतलब है अनुमानित इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो चलिए जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी आकलित की गई 2019-20 के आर्थिक समीक्षा में। तो देखिए 2016-17 में जीडीपी की वृद्धि दर थी 8.2%, 2017-18 में यह घट करके हो गई 7.2%, 2018-19 में यह और घट करके हो गई 6.8%, जो कि अंतिम अनुमान है। ठीक, वहीं 2019-20 में यह घट करके हो गई 5%, जो कि प्रथम अग्रिम अनुमान है। ठीक है, लेकिन 2020-21 में ऐसा अनुमान लगाया गया आर्थिक समीक्षा द्वारा कि जो वो है
जीडीपी है वह जो है स्थिर मूल्यों पर बढ़ करके 6 से 6.5% के बीच में रहेगी। सारा आपको याद रखना है। देखिए सीधे सीधे याद रखिए, एक स्टेटमेंट भी ऐसे याद कर लीजिए आप लोग कि जो जीडीपी है वह 2016 से लेकर के लगातार नीचे डिक्लाइन हो रही, कितनी 5% तक आ गई है 2019-20 में, ठीक है। जबकि 2020-21 में 21 के बजट में अनुमान लगाया गया कि जो जीडीपी है वह 6 से लेकर के 6.65% तक रहेगी, ठीक है। हालांकि जब वास्तविक आंकड़े आएंगे तो यह भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये ऐसे विश्व बैंक द्वारा कि यह 1.5 से लेकर के 2 पॉइंट समथिंग तक रह सकती है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। तो देखिए जीडीपी की सारी वृद्धि दर आपको याद रखनी है। 2000 फिर से बता देता हूँ, 2016-17 में 8.2% थी सर्वाधिक, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.8% अंतिम अनुमानों के अनुसार, 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है यह 5% रही, और 2020-21 के लिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह 6.0 से लेकर के 6.5% तक रहेगी हमारी जीडीपी स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। औद्योगिक वृद्धि दर यानी कि जीवीए के प्रतिशत में जो कि दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखिए 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमान के तहत जो है जो औद्योगिक वृद्धि दर है वह जीवीए के प्रतिशत के रूप में 5.9% रही। 2018-19 के अंतिम अनुमान के तहत यह जो है कितना रही, यह रही 6.9%, ठीक है। वहीं 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के तहत जो औद्योगिक वृद्धि है वह औद्योगिक वृद्धि दर है वह जीवीए के 2.5% अनुमानित की गई, ठीक है। प्रथम अग्रिम अनुमान है 2019-20 का आया हुआ है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए सारा डाटा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे भी याद रखिए कि 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर कम थी जो 2018-19 में बढ़ी, लेकिन 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमान में यह काफ़ी डिक्लाइन होकर के 2.5% तक चली गई जीवीए के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राफ जितने हैं वह सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अनिवार्य रूप से, ठीक है। एक बार में नहीं याद होता, 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार में करिए, लेकिन करिए, ठीक। देखिए मुद्रास्फीति सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दिया गया है, और साथ ही साथ डब्ल्यूपीआई यानी कि थोक मूल्य सूचकांक पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीपीआई की। तो सीपीआई स्तर पर देखिए 2016-17 में मुद्रास्फीति रही 4.5%। उसके बाद जो है यह घट करके 2017-18 में हो गई 3.6%। फिर जो है यह घट करके हो गई 2018-19 में 3.4%, और 2019-20 के लिए अनुमान लगाया गया कि जो मुद्रास्फीति है वह थोक मूल्य कर रहा हूँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के स्तर पर जो है वह 4.1% हो जाएगी, ठीक है। फिर से बता दूं तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो मुद्रास्फीति है वह 2016-17 में जो है 4.5% रही। उसके बाद यह घट करके मुद्रास्फीति जो है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 3.6% हो गई, और फिर 2018-19 में जो है मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर 3.4% हो गई, और सबसे अंत में जो है 2019-20 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह जो मुद्रास्फीति है यह 4.1% रहेगी, ठीक, सीपीआई के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूपीआई के बेस पर मुद्रास्फीति यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति थी वह 2016-17 में 1.7% थी। उसके बाद यह बढ़ करके हो गई 2018-19 में 3%। फिर जो है मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई इसमें 2018-19 में 4.3% के डब्ल्यूपीआई के आधार पर, और सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया गया है 1.4% का डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति में डब्ल्यूपीआई के आधार पर, ठीक है। देखिए इसे ऐसे याद कर लीजिए कि सीपीआई जो है, ऐसे भी याद करिए सीपीआई लगातार जो है पिछले 4 वर्षों से घट रहा था, ठीक, 4.5 से 3.6 और फिर 3.4, 4 वर्षों से नहीं, हाँ 4 वर्षों से घट रहा था। 2016 से लेकर के 2019 तक यह घटा, लेकिन 2020 में ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह 4.1% रहेगा मुद्रास्फीति सीपीआई के आधार पर, ठीक है। वहीं डब्ल्यूपीआई के बारे में आप अनुमान ऐसे लगाइए कि देखिए डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति 2016-17 के 1.7% से लगातार बढ़ते हुए जो है 4.3% तक गया 2018-19 में, लेकिन इसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की जानी है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि 2019-20 में इसमें कमी होगी 1.5% के स्तर पर यह रहेगा मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी रिजर्व के बारे में। तो ठीक है, देखिए विदेशी रिजर्व 2016-17 में $370 बिलियन का रहा, 2017-18 में $424 बिलियन का रहा, 2018-19 में जो है यह $412.9 बिलियन का रहा, और 2019-20 में यह जो है $461.2 बिलियन का रहा, ठीक है। 10 जनवरी 2020 तक का यह डाटा है।
नेक्स्ट बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के। तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में आता है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में, विदेशी रिजर्व बैंक जो विदेशी रिजर्व जो है वह बिलियन डॉलर में, ठीक है। औद्योगिक वृद्धि दर हम जीवीए में नापते हैं। जीडीपी को स्थिर मूल्यों पर हमने देखा, मुद्रास्फीति को सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के स्तरों पर देखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन की। तो जो खाद्यान्न उत्पादन है वह 2016-17 में रहा 275.1 मिलियन टन का। 2017-18 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 285 मिलियन टन का रहा। 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के तहत जो है यह 285 मिलियन टन ही रहा। और नेक्स्ट 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमान के तहत जो खाद्य उत्पादन है वह 140.6 मिलियन टन रहा। लेकिन इसका जो है लेटेस्ट डाटा आ चुका है, तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत जो है 2019-20 के जो खाद्यान्न उत्पादन है वह जो है कुल मिलाकर के 295.67 मिलियन टन होना अनुमानित किया गया है, यानी कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, सर्वाधिक उत्पादन होगा 2016 से लेकर के 2019-20 के मध्य, ठीक। चालू खाता घाटे की बात करते हैं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। तो जो चालू खाता घाटा है वह 2016-17 में -0.6% तक रहा। उसके बाद यह घट करके 2017-18 में -0.18% हो गया। 2018-19 में हमारा चालू खाता घाटा जो है और घट करके जीडीपी के प्रतिशत के -2.1% तक पहुंच गया। लेकिन 2019-20 में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो है चालू खाता घाटा जो है यह बढ़ करके जीडीपी का 1.5% हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अचानक से बढ़ा है, लगातार इसमें कमी दर्ज की गई तीन वर्षों तक, लेकिन यह जो है 19-20 में बढ़ करके 1.5% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास की, जो कि जीवीए के स्तर पर है। औद्योगिक, इसके पहले हमने औद्योगिक क्षेत्र की बात की थी जीवीए के विकास, जीवीए के स्तर पर या जीवीए के प्रतिशत के रूप में। यहाँ हम बात करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भी जीवीए के प्रतिशत के रूप में। इसके बाद सर्विस सेक्टर की भी बात होगी, वहाँ पर भी जीवीए के प्रतिशत के रूप में ही बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास 2016-17 में सर्वाधिक 5% रहा जीवीए के प्रतिशत। 2016-17 कह रहा हूँ, 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास जो है सर्वाधिक रहा 5% तक। 2018-19 के अंतिम अनुमानों के तहत जो है यह कितना रहा 2.9%। और 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास घट करके हो गया 2.8%। लगातार कृषि क्षेत्र में विकास जो है वह घटता दिखाई दे रहा है जीवीए के प्रतिशत के रूप में, ठीक है। 5 से लेकर के शुरू हुआ, या 17-18 में 5% था, 2019-20 में यह 18-19 में यह घट करके हो गया 2.9%। और 19-20 में यह और घट करके हो गया 2.8%, ठीक है। चलिए पहले सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं जीवीए के प्रतिशत के रूप में, उसके बाद थालीनॉमिक्स पे चलेंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई जीवीए के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक 2017-18 में 8.1% की। उसके बाद यह घट करके हो गया 2018-19 के अंतिम अनुमान में 7.5%। और फिर घट करके हो गया 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमानों में 6.9%, ठीक है। 9 नहीं 9, फिर से बता दूं तो देखिए 8 लगातार सर्विस सेक्टर में गिरावट दर्ज की जा रही है जीवीए के प्रतिशत के रूप में 8.1 से 7.5, फिर जो है यह घट करके 6.9% हो गया 2019-20 के लिए, ठीक है। 2019-20 में कृषि क्षेत्र का विकास कितना आकलित किया गया जीवीए प्रतिशत के रूप में, तो यहाँ आकलित किया गया 2.8%। चलिए थोड़ा थालीनॉमिक्स यानी कि भारत में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। देखिए भारत में जो शाकाहारी थाली का कुल खर्च है उसमें जो है 29% का सुधार दर्ज किया गया है। देखिए शाकाहारी थाली में औसतन 10,887 रुपये तथा मांसाहारी थाली में जो है 11,787 रुपये प्रतिवर्ष लाभ की प्राप्ति की जा रही है, यानी कि इतनी बचत की जा रही है, ठीक। देखिए इस थालीनॉमिक्स को आकलित किया गया था NIN 2011 के आंकड़ों पर, जो कि है आपका यूजिंग द डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस, ठीक है। डाइटरी गाइडलाइंस जो इंडियंस की थी NIN 2011, उसी के आधार पर थालीनॉमिक्स को बनाया गया है, ठीक। चलिए देखिए जीवीए के सेक्टर वाइज योगदान के बारे में जान लेते हैं हम सबके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखना है आपको, ठीक। देखिए कृषि वन एवं मत्स्य क्षेत्र का योगदान रहा 2018-19 में 16.1% का, जो कि 2019-20 के पहले हाफ ईयरली में घट करके हो गया 13.9%, ठीक। उद्योग क्षेत्र का योगदान कुल कितना रहा 29.6% का 2018-19 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा 2018-19 में 29.6%, जो कि घट करके
28.3% हो गया। ठीक, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान रहा 2018-19 में जीवीए में 2.4% का, जो कि घट करके हो गया 2.1%। ठीक, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान रहा 16.4% का 2018-19 में, जो कि घट करके हो गया 15.4% का। देखिए, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 2018 अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान जीवीए में रहा 2.8% का, जो कि बढ़ करके हो गया 2.9%। याद रखिए, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का योगदान बढ़ा है, बाकी सबका भले घटा है। ठीक, निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा जीवीए के प्रतिशत के रूप में? तो निर्माण क्षेत्र का योगदान रहा 8% का, जो कि अपरिवर्तित रहा। 2019-20 के पहले हाफ ईयरली में भी 8% बना रहा। वहीं सर्विस सेक्टर का योगदान जो है जीवीए में 2018-19 में रहा 54.3% का, जो कि बढ़ करके हो गया 57.8%। ठीक है, जीवीए का योगदान बढ़ा है सर्विस सेक्टर में। ठीक, सर्विस सेक्टर का योगदान जीवीए में बढ़ा। ठीक, सर्विस सेवाओं का योगदान जीवीए में बढ़ा। ठीक, जीवीए के प्रतिशत वहाँ अलग बात हुई थी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जो करने की जो बात हुई थी वह कम वृद्धि दर हो रही है। यहाँ तो बताया जा रहा है ना कुल योगदान कितना। ठीक है, कन्फ्यूज मत करिएगा दोनों ग्राफों से। वहाँ पर यह बताया गया था कि उनमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई। जो ये सब डाटा है ये वृद्धि दर्ज करने की बात करते हैं, और जबकि यहाँ पर खोल सोल की बात की जा रही कि टोटल क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, ये बात की जा रही। ठीक है, कितना बढ़ा और कितना घटा, 100% आएगा तो कुल जोड़ लेंगे आप। ठीक, यह टोटल 100 आएगा, टोटल आप जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, इन 100% में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 97.8% रहा। उसके बाद उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा 28.3%, और उसके बाद योगदान रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 15.4%। फिर योगदान रहा कृषि क्षेत्र का 2019-20 के पहले हाफ ईयरली की बात की जा रही। ठीक है, 2019-20 के पहले हाफ ईयरली की फिर से याद दिला दूँ। कृषि क्षेत्र का योगदान रहा उसके बाद 13.9% का। सर्वाधिक कम योगदान रहा इसमें खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का 2.1% का। उसके बाद विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का योगदान रहा, देखिए निर्माण क्षेत्र का योगदान रहा 8% का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे साइड के डाटा की। तो देखिए, भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक देश कौन कौन से रहे आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार। तो भारत में जो है भारत के सर्वाधिक शीर्ष 5 व्यापार भागीदार रहे। पहले नंबर पर था यूएसए, भारत के कुल व्यापार का 11.3% रहा इसका योगदान भारत के कुल व्यापार में। दूसरे नंबर पर चीन, भारत के कुल व्यापार में चीन का योगदान 10.9% रहा। तीसरे नंबर पर यूएई, इसका कुल योगदान भारत के व्यापार में 7.3% का रहा। चौथे नंबर पर सऊदी अरब, इसका कुल योगदान भारत के व्यापार पर या भारत के व्यापारिक भागीदार के रूप में रहा 4.1%। और सबसे अंत में चौथे नंबर पर हांगकांग रहा, जिसका कुल योगदान रहा 3.7% का। ठीक, देखिए भारत द्वारा शीर्ष 5 आयातित वस्तुएं हैं। सबसे पहले सर्वाधिक आयात भारत द्वारा क्रूड पेट्रोलियम का किया जाता है, उसके बाद स्वर्ण का, फिर पेट्रोलियम उत्पादों का, उसके बाद कोयले का, और सबसे अंत में यानी 5वें नंबर पर कोक और ब्रिकेट्स का। ठीक, और शीर्ष भारत द्वारा निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो भारत द्वारा शीर्ष निर्यातित वस्तुओं में पहले स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद है, दूसरे स्थान पर कीमती पत्थरें हैं, तीसरे स्थान पर दवा निर्माण एवं जैविक दवाएँ हैं, चौथे नंबर पर स्वर्ण एवं कीमती धातुएं हैं, और 5वें नंबर पर लौह एवं इस्पात क्षेत्र का योगदान रहा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, नई फर्मों के निर्माण में भारत का योगदान रहा तीसरा। ठीक, विश्व में तीसरा स्थान है भारत का नई फर्मों के निर्माण में। 2018 में भारत में कुल जो है 1,24,000 नई फर्मों का निर्माण हुआ या नई फर्में बनी। ठीक, 80% वर्ष 2014 से लेकर के 18 के मध्य जो है नई फर्मों में 80% की वृद्धि दर्ज की गई भारत में। वहीं 10% ऐसी नई कंपनियां हैं, यानी कि ऐसी नई फर्में 10% ऐसी नई फर्में हैं। ठीक है, ऐसी नई नहीं, 10% ऐसी नई फर्में या नई कंपनियां हैं जिनका जो है सकल घरेलू जिला उत्पाद में जो है 1.8% का योगदान है। यानी कि यह सकल घरेलू जिला उत्पाद में 1.8% की वृद्धि करती हैं, जो 10% नई कंपनियां बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं वर्तमान में अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 5 देश। तो शीर्ष 5 देश याद करने की जरूरत नहीं, भारत का स्थान इसमें 5वां है, जिसमें 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था $2.9 ट्रिलियन है, ऐसा आर्थिक समीक्षा 2019-20 में बताया गया। वहीं 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था थी कुल $2.7 बिलियन की। भारत के ऊपर के 4 देशों के नाम, तो पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत। 2018 में भारत का कुल कितना ट्रिलियन था जीडीपी? तो यह था $2.7 ट्रिलियन।
और 2019 में यह 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, 2025 में हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक, देखिए यूनाइटेड किंगडम का स्थान इसके बाद आता है भारत के 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें पे इटली, 9वें पे ब्राज़ील और 10वें पे कोरिया का स्थान आता है। ठीक है, यह सभी आंकड़े जो है विश्व आउटलुक रिपोर्ट 2019 से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यूपी के बजट के बारे में। ठीक, यूपी का बजट 2020-21 इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करने से पहले नीचे जो डाटा दिया हुआ है उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद ऊपर आते हैं। ठीक है, वहाँ चलने से पहले देख लेते हैं रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए रुपया जो है वह सर्वाधिक हमारे राज्य के पास उत्तर प्रदेश के पास आता है। स्वयं के कर राजस्व से सर्वाधिक रुपया आता है, यह है 33%। ठीक, उसके बाद योगदान आता है केंद्रीय करों में राज्यांश का जो कि सर्वाधिक है 30.4%। ठीक, सर्वाधिक यह नहीं, सर्वाधिक है स्वयं का कर राजस्व 33%। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है केंद्र करों में राज्यों का 30.4% योगदान रहता है इसका रुपए के आने में। फिर कुल रुपए की इनकम में तीसरे नंबर पर स्थान आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि है 14.4%। चौथे नंबर पर लोक ऋण का स्थान आता है जिसका कुल योगदान 13.1% का है। पाँचवें नंबर पर स्थान आता है करेत्तर राजस्व का जिसका कुल योगदान 6.2% का है। छठवें नंबर पर स्थान आता है लोक लेखा शुद्ध का जिसका कुल योगदान है शुद्ध लोक लेखे का जिसका कुल योगदान है 1.7% का। और चौथे नंबर पर आता है ऋण एवं अग्रिम स्थानों का नहीं, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम, इसके तहत 0.8% का योगदान किया जाता है। और सबसे अंत में स्थान आता है ऋण और अग्रिम आगमों से वसूली का जिसका योगदान है 4.4% का। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, निश्चिंत रहिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो रुपया आता है उसमें कुल योगदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के स्वयं के कर और राजस्व का 33% है जो कि पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार को जो है केंद्रीय करों के राज्यांश से हिस्सा प्राप्त होता है 30.4% का। तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वह 14.4% की है और यह तीसरे स्थान पर आता है रुपए की प्राप्ति में। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है लोक ऋण जो कि 13.1% का योगदान करता है रुपए की प्राप्ति में। पाँचवें नंबर पर करेत्तर राजस्व का स्थान आता है जो कि 6.2% का योगदान करता है रुपए की प्राप्ति में। वहीं छठवें नंबर पर स्थान आता है शुद्ध लोक लेखे का जो कि 1.7% का योगदान करता है कुल रुपए की प्राप्ति में। तो सातवें नंबर पर स्थान आता है समस्त लेन देन का जो कि 1.8% का योगदान करता है कुल रुपए की प्राप्ति में। और सबसे अंत में जो है स्थान आता है ऋण और अग्रिम वसूली का जो कि 0.4% का योगदान करता है रुपए की प्राप्ति में। चलिए बात कर लेते हैं, अब रुपया आ तो गया, अब जाएगा कहाँ पर। तो देखिए बजट 2020-21 में बताया गया है कि रुपया जाएगा कहाँ पर। थोड़ा ज़्यादा लंबा डेटा है क्योंकि जितना नीचे जाते जाएंगे उतना खर्च का क्षेत्र बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी जिले लेवल पर बात करते हैं तो यह खर्च का दायरा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं सर्वाधिक रुपया किस मद पर खर्च किया जाना है। तो देखिए सर्वाधिक रुपया जो है यह खर्च किया जाना है अन्य राजस्व व्ययों पर, यानी कि इसका स्थान पहले नंबर पर आता है जिसमें कुल रुपये का 18% खर्च किया जाना है। दूसरे नंबर पर स्थान आता है पूंजीगत परिव्यय का जिस पे कुल रुपए का 16.1% खर्च किया जाना है। तीसरे नंबर पर स्थान आता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर जिसमें कुल रुपए का जो है 13.9% खर्च किया जाना है। चौथे नंबर पर स्थान आता है पेंशन का जिसमें कुल रुपए का 12.3% खर्च किया जाना है। और पाँचवें नंबर पर स्थान आता है सहायता प्राप्त संस्थाओं के वेतन पर जिसमें कुल रुपए का खर्च किया जाना है 10.9%। और छठवें नंबर पर स्थान आता है सहायता अनुदानों पर जिसमें कुल रुपए का खर्च किया जाना है 9.5%। छठवें नंबर पर स्थान आता है ब्याज अदायगी का जिसमें कुल रुपए का खर्च किया जाना है 7.6%। आठवें नंबर पर स्थान आता है ऋणों के प्रतिदान का जिसमें कुल रुपए का 5% खर्च किया जाना है। ठीक, और 9वें नंबर पर स्थान आता है स्थानीय निकायों के समुदेशन, यानी स्थानीय निकायों के राज्यों के बजट में हिस्से पर जिसमें कुल रुपए का जो है 10% खर्च किया जाना है। और 10वें नंबर पर स्थान आता है सब्सिडियों का जिसमें कुल रुपए का जो है 3% खर्च किया जाना है। 11वें नंबर पर स्थान आता है किसका, 11वें नंबर पर सबसे लास्ट बचा हुआ है हमारा ऋण एवं अग्रिमों पर खर्च किया जाना है 11वें नंबर पर जिसमें कुल रुपए का
0.3% खर्च किया जाना है। निश्चिंत रहिए, फिर से बता देता हूं। तो देखिए, सर्वाधिक रुपया जो खर्च किया जाएगा वह अन्य राजस्व पर खर्च किया जाएगा 18% पहले नंबर पर, ठीक। दूसरे नंबर पर पूंजीगत परिव्यय पर खर्च किया जाएगा जिसमें कुल रुपए का 16.1% खर्च किया जाना है। तीसरे नंबर पर खर्च किया जाना है सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर जिसमें कुल रुपए का 13.9% खर्च किया जाना है। चौथे नंबर पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा पेंशन पर जिसमें कुल रुपयों का 12.3% खर्च किया जाना है। पाँचवें नंबर पर सहायता प्राप्त संस्थाओं के वेतन में खर्च किया जाना है जिसमें कुल रुपये का 10.9% खर्च किया जाना है। छठवें नंबर पर सहायता अनुदानों पर खर्च किया जाना है जिसमें कि कुल रुपयों का 9.5% खर्च किया जाएगा जिसके लिए। सातवें नंबर पर ब्याज अदायगी पर खर्च किया जाएगा जिसमें कुल रुपये का 7.6% खर्च किया जाएगा। आठवें नंबर पर ऋणों के प्रतिदान पर खर्च किया जाएगा जिसमें कुल रुपयों का 5% खर्च किया जाना है। और 90वें नंबर पर स्थानीय निकायों के समुदेशन पर खर्च किया जाना है जिसमें कुल रुपयों का 9% खर्च कुल रुपयों का 3.1% खर्च किया जाना है। 10वें नंबर पर सब्सिडियों पर खर्च किया जाना है 3.3%। और 11वें नंबर पर कुल रुपयों का खर्च किया जाना 11वें नंबर पर ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान पर खर्च किया जाना है जिसमें कुल रुपयों का 0.3% खर्च किया जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सारे क्रम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ विशेष चीज़ों के बारे में उत्तर प्रदेश बजट की। तो देखिए, 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट विधानसभा में पेश किया गया। यह जो है उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट था जिसका जो है आकार था 5,12,860.72 करोड़ रुपए, ठीक है। सारा दशमलव के बाद तक का भी डाटा याद रहना, यह एक पीसीएस की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया था, दशमलव के बाद तक का डाटा, ठीक है। तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए के साथ जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट वर्ष 2020-21 का रहा जिसे कि 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। देखिए, इस बजट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की ओर ले जाने के लिए बात की गई है, यानी कि यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है इस बजट के द्वारा 1 ट्रिलियन डॉलर की ओर आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसमें जो है प्रस्तुत बजट में जो है शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री शिक्षुता अप्रेंटिसशिप योजना, जिसके तहत जो है सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जानी है। नेक्स्ट देखिए, युवाओं के स्वरोजगार के लिए बजट के अंतर्गत जो है प्रत्येक जनपद में एक युवा हब की स्थापना की जाएगी। बजट 2020-21 में जो है उत्तर प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लॉ कॉलेज की भी स्थापना की बात की गई है, ठीक है। देखिए, जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने की बात की गई है और साथ ही साथ अयोध्या में एयरपोर्ट सहित 11 अन्य एयरपोर्टों के बनाने की बात बजट 2020-21 में की गई है, ठीक है। देखिए, फसल बीमा में अब जो है पहली बार मूल किसानों के साथ साथ जो बटाईदार किसान हैं उनको भी उपलब्ध कराने की बात की गई, फसल बीमा को या फिर बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। गोवंश के लिए आश्रय स्थल के बनाने के बाद गोवंश के भरण पोषण तथा उनकी नस्लों में सुधार हेतु बजट में व्यवस्था किया गया है। देखिए, बजट में जो नई योजना है उनकी कुल कीमत यानी कि बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ राजकोषीय घाटा बताया गया है 53,195.46 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है कि जो राजकोषीय घाटा है वह 53,195.46 करोड़ रुपए का होगा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि SGDP, ठीक है, SGDP स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% होगा राजकोषीय घाटा, जिसकी संख्या है 53,195.46 करोड़ रुपए। एक चीज़ यहाँ पर हमसे मिस हुई है, देखिए पिछली बार जो बजट था उसके मुकाबले जो यह बजट है इसमें 33,159 करोड़ रुपए के ज़्यादा का प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं इसके सार के बारे में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेंगे, क्या थक गया आप में। चलिए देखिए, राजस्व लेखे से जो कुल प्राप्तियां होनी है वह 2018-19 में वास्तविक आंकड़े के अनुसार 3,29,977.51 करोड़ रुपए रहीं, जबकि 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार 3,51,734.40 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था 2019-20 में। लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार 2019-20 के यह जो है 3,70,265.45 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि घट गया, ठीक। जबकि 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो राजस्व लेखे की प्राप्तियां हैं वे
4,22,567.83 करोड़ रुपए रहेंगे। ठीक है, राजस्व लेखे की प्राप्तियों में कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का योगदान कितना है? तो देखिए, कर राजस्व का योगदान है 3,18,884.17 करोड़ रुपए का। 2020-21 की बात कर रहा हूँ सीधे सीधे। ठीक है, 3,88,884 करोड़ का, और करेत्तर राजस्व होगा 1,03,683 करोड़ रुपये, 83.66 करोड़ रुपए का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां। तो देखिए 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार जो पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां हुई वे 56,69,8 करोड़ रुपए की हुई, जबकि 2019-20 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो पूंजी लेखे की प्राप्तियां हैं वे 78,950.8 करोड़ रुपए की होंगी, लेकिन संशोधित अनुमान में इसे कम करके 68,950.8 करोड़ रुपए कर दिया गया। जबकि इस बार यानी कि 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो पूंजी लेखे की प्राप्तियां होंगी वे बढ़ करके हो जाएंगी 77,990.70 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें कि ऋणों की वसूली से योगदान रहेगा 22,000 करोड़ रुपए का, और उधार एवं अन्य देवताओं से प्राप्तियां होंगी 75,790 करोड़ रुपए की। ठीक, चलिए कुल प्राप्तियां यानी कि 1 और 4 को जोड़ दीजिए। 1 और 4 में क्या है? 1 में है राजस्व लेखे की प्राप्तियां और 4 में है पूंजी लेखे की प्राप्तियां। तो कुल प्राप्तियां कितनी हुई थी? तो 2018-19 में वास्तविक रूप से प्राप्तियां हुई थी 3,86,886.15 करोड़ रुपए का। ठीक है, जबकि 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि जो प्राप्तियां होंगी वे 4,70,684.48 करोड़ रुपए की होंगी, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके कम कर दिया गया 2019-20 के बजट में, और कर दिया गया 4,39,215.53 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस बार के बजट में यानी कि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 2019-20-21 की बात चल रही है वहाँ वाले सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 2020-21 में अनुमान लगाया गया है कि जो कुल प्राप्तियाँ होंगी वे 5,05,558.53 करोड़ रुपए की होंगी। ठीक है, देखिए अब व्यय की बात करते हैं। तो राजस्व लेखे पर कुल व्यय किया गया था 2018-19 में 3,01,727.75 करोड़ रुपए का, जबकि 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि जो राजस्व लेखे पर व्यय होगा वह 3,63,957.4 करोड़ रुपए का होगा, लेकिन इसे बाद में संशोधित करते हुए और क्या किया गया? बढ़ाया गया, घटाया गया? घटा दिया गया। ठीक है, घटा करके कर दिया गया 3,43,943.28 करोड़ रुपए, और इस बार के बजट में प्रस्तावित है कि जो राजस्व लेखे पर व्यय होगा वह 3,95,116.95 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, जिसमें ब्याज अदायगी पर खर्च होगा यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार का इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। देखिए 38,091.27 करोड़ रुपए ब्याज अदायगी पर खर्च होना है। ठीक, पूंजी लेखे पर व्यय की बात करते हैं। तो देखिए पूंजी लेखे पर व्यय कितना हुआ रहा है 2018-19 में? यह वास्तविक रूप में रहा 8,89,842.66 करोड़ रुपए, जो कि अगले वर्ष यानी कि 2019-20 में बजट अनुमान में बढ़ करके हो गया 1,15,744.6 करोड़ रुपए। ठीक है, 0.06 करोड़ रुपए। जीरो में शायद 1-2 बार मिस कर दिया क्या? ध्यान दीजिएगा, डाटा आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, लगातार डाटा है तो आपको भी पता है थोड़ा बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन होती है, जिसे मैं करेक्ट भी करने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखिए पूंजी लेखे पर व्यय जो है वह 2019-20 के बजट के अनुमान के अनुसार 1,15,744.06 करोड़ रुपए है, जिसे कि बाद में संशोधित करके क्या कर दिया गया? घटाया गया कि बढ़ाया गया? बताइए। 1,07,000 हो गया। ठीक, तो घटा दिया गया 1,07,844.75 करोड़ रुपए कर दिया गया इस बार के बजट में, यानी कि 2020-21 के बजट में ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो पूंजी लेखे का व्यय है वह 1,17,743.77 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कुल व्ययों की सीधा सीधा। ठीक, कुल व्यय यानी कि कितना? तो कुल व्यय अनुमानित किया गया हुआ था वास्तविक रूप में 2018-19 में 3,91,210.61 करोड़ रुपए का। वहीं बजट अनुमान 2019-20 में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो कुल व्यय है वह 4,79,701.1 करोड़ रुपए का होगा, जो कि बाद में घटा और ज़्यादा
घटा दिया गया। कितना हो गया? 4,51,828.03 करोड़ रुपए कर दिया गया संशोधित अनुमान 2019-20 में। और इस बार अनुमानित किया गया है कि जो बजट कुल व्यय होगा वह 5,12,860.72 करोड़ रुपयों का होगा। ठीक है। राजस्व बचत कितना होगा? तो पहले में से 8वां घटा दीजिए, यानी पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर है आपका राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ। ठीक है। 8वें नंबर पर क्या है? राजस्व लेखे पर व्यय। तो राजस्व लेखे पर से प्राप्तियों, राजस्व लेखे की प्राप्तियों और राजस्व लेखे के व्यय को अगर आप घटा देंगे तो आपको राजस्व बचत प्राप्त हो जाएगा। तो राजस्व बचत होना अनुमानित है इस बार के बजट में, यानी कि 2020-21 के बजट में 27,450.88 करोड़ रुपए। ठीक है। जबकि वास्तविक रूप में 2018-19 में यह प्राप्त हुए थे 2 लाख कह रहा हूँ 28,249.56 करोड़ रुपए। ठीक। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा नीचे हमने बात की 53,195.46 करोड़ रुपए। ठीक है, 2020-21 के बजट में। जबकि वास्तविक रूप में 2018-19 में यह रहा 35,203.11 करोड़ रुपए का। और 2019-20 के बजट में अनुमान लगाया गया था कि जो राजकोषीय घाटा है वह 46,910.62 करोड़ रुपए का रहेगा, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके कर दिया गया 50,405.3 करोड़ रुपए। ठीक है। प्रारंभिक घाटे की बात करते हैं तो प्रारंभिक घाटा 15 में से 9 को घटाई। 15 नंबर कौन सा है? राजकोषीय घाटा। 9 नंबर पर कौन सा है? ब्याज अदायगी। यानी कि प्रारंभिक राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज अदायगी को घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा प्रारंभिक घाटा। ठीक है। तो प्रारंभिक घाटा कितना हुआ? तो 2018-19 में वास्तविक रूप में प्रारंभिक घाटा हुआ था 3,161.02 करोड़ रुपए का। जबकि बजट अनुमान 2019-20 में बताया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो प्रारंभिक घाटा है वह 11,536.70 करोड़ रुपए होगा, जिसे बाद में बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 15,842.50 करोड़ रुपए कर दिया गया इस बार के, यानी कि 2020-21 के बजट में अनुमान लगाया गया कि जो प्रारंभिक घाटा है वह 15,104.919 करोड़ रुपए तक का रहेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश बजट समाप्त होता है। ठीक है। तो हमने आज बात की केंद्रीय बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के बारे में, केंद्रीय बजट 2020-21, आर्थिक समीक्षा 2019-20 और यूपी बजट 2020-21 की। ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा रहा। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्टिव वाले में बात करेंगे, आगे की इसके नोबेल प्राइज पुरस्कार और उसके आगे के चैप्टरों के बारे में बात करेंगे। शाम को आपको टाइम पर मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। दोपहर में आपको 3 बजे के आसपास मिल जाएगा हिंदी का अगला लेक्चर। चलिए, अब तक साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़, लाइक करना बनता है, बहुत मेहनत लगी यार। चलिए, थैंक यू।